हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रमणि आयुष में। आज के सेशन में जो हमारी डिस्कशन होने वाली है वो है आपकी 70वीं मेंस को ध्यान में रखते हुए। आप सभी जानते हैं कि जो दोबारा पेपर होने वाला था वो हो चुका है, तो अब हम सभी को पूरी तरफ फोकस होके मेंस में लग जाना चाहिए। जिनका भी स्कोर ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि अब विभाग की तरफ से आंसर की भी जारी कर दिया गया है। आप सभी अपना आंसर मिला लेने के बाद आप अगर एक सेफ स्कोर में हैं तो सभी को जो है मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। उन्हें ही नहीं बल्कि उनको भी मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए जो 71वीं बीपीएससी का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतने हमें पता नहीं कि जो 71st बीपीएससी है वो कब होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या इतने टाइम तक आप सिर्फ और सिर्फ प्री का प्रिपरेशन करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और फिर जो है आप कह सकते हैं कि इतनी जो है ईमानदारी से नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए भी यही है कि वो लोग किसमें, मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ चर्चा होने वाली है बीपीएससी मेंस से रिलेटेड, कि बीपीएससी का जो 70वीं बीपीएससी मेंस का। अब मेंस के बारे में आप जानते हैं कि वैसे तो 5 पेपर होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 पेपर हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं और उसी के आधार पर जो है आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाता है। उन 5 पेपरों के बारे में एक नज़र हम डाल लेते हैं। वो पेपर हैं, एक तो आपका होता है सामान्य हिंदी का पेपर। यहाँ इंग्लिश का कोई पेपर नहीं होता जैसा कि यूपीएससी में होता है। सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जनरल हिंदी, उसमें ग्रामर भी होता है, एसे भी होता है, बहुत कुछ जो है गद्यांश वगैरह इस तरह के जो है होता है। ये होता है आपका 100 मार्क्स का, ये जो है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा जो होता है इससे जो आपका होता है ये भी 300 मार्क्स का होता है। उसके अलावा आपका होता है जीएस पेपर 1 यानी जनरल स्टडी 1, ये भी 300 मार्क्स का होता है। और दूसरा जनरल स्टडी पेपर 2 जीएस 2, ये भी होता है 300 मार्क्स का। इसके अतिरिक्त ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है ये जो होता है 100 मार्क्स का होता है और ये भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। तो 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग के और इन तीनों के मार्क्स ऐड होते हैं, यानी ऐसे निबंध और सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2 के जो है मार्क्स ऐड, यानी टोटल 900 जो है ये टोटल मार्क्स हैं जिस पर आप जो है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए चुने जाते हैं। इसी पर जो है चयन, तो हमारा मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए? इन 3 पेपरों पे जो है हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए। ऑप्शनल में क्या है, पहले जो है ऑप्शनल जो है एसे के स्थान पर ऑप्शनल का ही एक पेपर होता था और ये जो है सब्जेक्टिव होता था और इसके मार्क्स ऐड होते थे। लेकिन क्या किया गया कि बदलाव करके अब उसके स्थान पर ऐसे ला दिया गया और ऑप्शनल को जो है क्वालिफाइंग, इसमें भी क्वालिफाइंग जो है ये अलग अलग वर्गों के लिए अलग है। जैसे सामान्य वर्ग की बात हम करें तो वहाँ 40% है। उसके अलावा जो बीसी है उनके लिए 36.5 है। ईबीसी अगर है तो उनके लिए जो है 34%, और अगर फीमेल एससी एसटी माइनॉरिटी वगैरह दिव्यांग है तो उनके लिए 32%, यानी ये वर्ग के अनुसार जो है विभाजित किया गया है। लेकिन इतना टफ नहीं है क्योंकि ये अब जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का हो गया। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग करना, और इसमें आप अपने अनुसार जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं चूज कर सकते हैं, जो जिस सब्जेक्ट में जो है कंफर्ट है अपने अनुसार एक ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको 4 सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन चारों में आपको एक निबंध भी लिखना होता है और उस आधार पे जो है, तो ये भी जो है आपका क्वालिफाइंग है और ये भी क्वालिफाई। तो ये दोनों जो है क्वालिफाइंग है। तो 3 पे जो है हमारा फोकस है। ऐसे में भी जो है आपके 3 सेक्शन होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो ऐसे पूछा जाएगा ये मुख्यतः जो है इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, 100 और 100 मार्क्स के। और लगभग ये मैं बात करूं तो 700 to 800 जो है वर्ड्स में जो है आपको इससे जो है लिखना है। तो जो 2 सेक्शन होते हैं
वो दोनों अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सेक्शन जो है यूपीएससी पैटर्न पे आधारित होते हैं। जैसे यूपीएससी में मूर्त अमूर्त करंट या ऐसे विषयों पे जो कुछ होता है, तो वैसे दो जो ऐसे लिखने होते हैं उनका अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के पैटर्न पे हैं। लेकिन एक तीसरा जो है सेक्शन ये वाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है बिहार रिलेटेड, यानी बिहार की कहावत से संबंधित और अलग अलग लैंग्वेज, जैसे बिहार में मैथिली, हिंदी और उसके अलावा वज्जिका वगैरह बोली जाती है, तो इसी में से किसी भाषा से लिखित एक कहावत की तरह जो होगा, जिससे क्या होता है कई बच्चों को समझने में दिक्कत, ये वाला जो है थोड़ा समझने में टफ होता है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो लिखना जो है मुश्किल नहीं होता है। तो ये तीनों ऐसे का है। वैसे ही यहाँ जनरल स्टडी 1 की मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपके 3 सेक्शन होते हैं। एक जो है उसमें आपको हिस्ट्री से पूछा जाता है, यहाँ पर क्या होगा, हिस्ट्री होगा आपका। यहाँ करंट अफेयर्स होगा, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होंगे उससे संबंधित, और एक तीसरा होता है जो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से जो है लिखना होता है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में 2 प्रश्न होते हैं, जिसमें से एक प्रश्न में आरेख वगैरह वाले में आपको 5 से 6 प्रश्न करने होते हैं, यानी यहाँ पर भी जो है 2 आपको आएंगे, इनमें से भी 2 में से 5 से 6 प्रश्न जो लगभग होते हैं वही करने होते हैं, किसी में 5 और किसी में 6। वैसे ही करंट अफेयर्स जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी रहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, उससे। और हिस्ट्री में जो है आपको यहाँ हिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ना मेंस में, यहाँ पर आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री और उसके अलावा कला एवं संस्कृति। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी यहाँ भी जो है आपको कुछ जो है पाठ ही करने हैं, जैसे एक 1857 का विद्रोह, फिर 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच जो किसान आंदोलन हुए थे वहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नेशनल मूवमेंट हुए वहाँ से, जैसे कि हम बात करें नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट चलाया था वहाँ से प्रश्न होंगे। क्विट इंडिया जो मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, उसको बिहार के संदर्भ में, हमेशा याद रखिए हिस्ट्री को बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना होगा। और कला एवं संस्कृति, यहाँ पर 2 हिस्ट्री में, आगे हम बात डिटेल से करेंगे वहाँ पर हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, तो 2 जो है, एक कला एवं संस्कृति और एक जो है आपको आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ जो है सेगमेंट को कवर करना है। तो ये होगा ठीक। यहाँ भी अगर जीएस पेपर 2 की बात मैं करूँ तो यहाँ भी हम 3 भागों में ही इसको विभाजित कर देते हैं। तो एक मान लीजिए आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, राज व्यवस्था व अर्थव्यवस्था, यहां से प्रश्न आपके होते हैं। यहां से आपको इसके अलावा भारत का भूगोल, वहां से प्रश्न होगा, और एक आपका होगा साइंस एंड टेक से, यानी कि अभी जो कुछ भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं साइंस टेक में उनसे संबंधित जो है प्रश्न होगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा करंट बेस्ड होगा, ये जो है ज़्यादातर थोड़ा करंट बेस्ड ही देखने में मिलता है। जो भी नई नई आपको जो है टेक्नोलॉजी आ रही है उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर लिखना होता है प्रश्न। बाकी जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि प्रश्न किस तरह, जैसे पहले में होगा कि छोटे छोटे 5 प्रश्न होंगे, उन्हें आपको कवर करना होगा। तो इन सभी को जो है हमें मेंस में मैंने पहले बता दिया, बाकी जो है विस्तार से आप देख लेंगे। तो आज के सेशन में मैं जो चर्चा करने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री में जो है आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक जो है कवर कर लेने चाहिए, किस तरह जो है हमें प्रश्न लिखना चाहिए ताकि जो हमारे प्रश्न हो बाकियों से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो इस सब पर जो है हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात और भी सच है कि अगर जिसने प्री कर लिया तो क्या ऐसा तो है नहीं कि उसे आंसर लिखने नहीं आता। आंसर लिखने सबको आता है, लेकिन कम शब्दों में कैसे जो है अपने आंसर को लिखें आप, क्या क्या हमें जो है आंसर लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए, कैसे बॉक्स प्रयोग करना है, किस तरह डायग्राम बनाना चाहिए, किस तरह मैप बनाना चाहिए, किस में जो है कैसे जो है चित्रात्मक रूप से अट्रैक्टिव तरीके से जो है क्या जो है हमारा
कंक्लूजन होना चाहिए, इन सब का इंट्रोडक्शन कैसा लिखना चाहिए। मेनली होता है हमारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बीच का पार्ट जो होता है वो लगभग सब मेनली जो देखा जाता है वो हम इन दोनों पर फोकस करते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है क्या उसी के अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन और वो जो है कंक्लूजन है, क्योंकि बीच में तो उसी से रिलेटेड हम लिख लेंगे। मान लीजिए पूछा जा रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे और किस वजह से ये विद्रोह जो है असफल रहा, तो कारण कई हैं। अब सबके बारे में आप लिख देंगे कि इससे पृष्ठभूमि तैयार हुई, इन इन कारणों से हुआ और ये कारण जो है असफलता के रहे, लेकिन इसे आप कम शब्दों में कैसे पिरोएंगे, मैप के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, तो वो सभी जो है हम अपनी क्लासेस जो होने वाली रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री के थोड़ा सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हिस्ट्री में जो है मुख्यतः क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, यानी आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री में किन टॉपिकों पे जो है ज़्यादा फोकस करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जनरल स्टडी जो फर्स्ट है उसके पेपर की बात करते हैं। पेपर 1, और पेपर 1 में 3 सेक्शन है, तो हमें यहाँ जो बात करनी है सेक्शन 1 की, क्योंकि सेक्शन 1 में ही क्या है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 2 है, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, और आधुनिक भारत का इतिहास बिहार के संदर्भ में। ये जो है हमें समझना है। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को कवर करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में जो है हमें प्रश्न कहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ तो इसमें जो है आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है मौर्य कला जो है वहां से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी मौर्य आर्ट जो है यहां से प्रश्न होगा। उसके अलावा पाल कला से, इससे भी प्रश्न होगा। इसके अतिरिक्त एक कलम पटना कलम शैली, उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग जो है इससे प्रश्न होगा। उसके अलावा जो मंदिर कला भारत में है, भारत में मंदिर कला को हम 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। उत्तर भारत में हम देखते हैं नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य में जो है बेसर। तो मुख्यतः यहाँ नागर वाले पे फोकस, लेकिन हम कह सकते हैं भारत मंदिर कला, यानी कि टेम्पल आर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ से प्रश्न होगा। मंजूषा शैली जो है, इन सब से जो है मेनली फोकस होके, लेकिन इसमें भी अगर जो अधिकांशतः प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको मौर्य, पाल, पटना कलम शैली और उसके अलावा हम कह सकते हैं जो है इन 4-5 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहले तो ऐसा था कि यानी कि 68 से पहले की अगर मैं बात करूं, मौर्य और पाल में से कोई ना कोई एक जो है आ ही जाता था। तो ऐसे बच्चे मान के चलते थे ये चारों को तैयार रखो, कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। लेकिन अब 68 से थोड़ा पैटर्न मेंस में जो है क्वेश्चन लिखने वाले में चेंज किया है, अब प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई है, तो उसमें थोड़ा सा है कि नहीं। लेकिन ये जो है आर्ट एंड कल्चर में अगर आप लगभग इतना जो है कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका जो है कवर हो जाएगा। अब दूसरा हम बात करें तो ये जो है आधुनिक, यानी कि ये वाले की अब हम बात कर लें कि यहाँ से जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो मुख्यतः आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो एक तो 1857 का रिवॉल्ट जो था,
क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली पहुंचा और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जैसे कि राजस्थान, उड़ीसा, असम तक इसकी लहर देखने को मिले। खैर, संपूर्ण भारत जो है इस विद्रोह से, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ क्षेत्रों में ही जो है ये विद्रोह, सिपाही विद्रोह देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर जो नेता थे इस विद्रोह के, यानी कि वीर कुंवर सिंह, भारतीय इतिहास में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि प्री में भी देखिएगा तो अक्सर इस टॉपिक से एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में हम जानते हैं कि 4-5 क्षेत्र जो थे इससे ज़्यादा प्रभावित रहे, जैसे पटना हुआ, आरा हुआ, चंपारण, मुजफ्फरपुर वगैरह, तो इसलिए जो है इससे प्रश्न पूछा लिया जाएगा, तो ये होगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं 19वीं व 20वीं 19th एवं 20th सेंचुरी, शताब्दी की किसान विद्रोह, यहां से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो भी किसान, और खासकर किसान विद्रोह जो भी हुए थे या किसान आंदोलन जो हुए थे, फार्मर मूवमेंट, इनमें स्वामी सहजानंद सरस्वती या बिहार में कई और भी नाम देखने को मिलते हैं जैसे स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा वगैरह, तो इनके संबंध में प्रश्न ज्यादा अगर इसकी मैं बात करूं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके अतिरिक्त और भी बिहार के जो प्रमुख नेता रहे उनसे जो है इसे संबंधित करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये एक हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक। इसके अतिरिक्त अगर मैं जनजाति विद्रोह की बात करूं, जो भी जनजातीय विद्रोह देखने को हमें मिले थे, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के जो मूवमेंट देखने को मिले थे, उनमें से 2 से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। एक जो है संथाल और दूसरा मुंडा। इन दोनों जनजाति विद्रोह से जो है प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इन दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका संबंध उस समय वर्तमान का जो बिहार और झारखंड एक साथ ही था, तो ये दोनों का उसी क्षेत्रों में जो है, तो इसलिए इस 2 टॉपिक से हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कभी संथाल कभी मुंडा। इन जनजाति विद्रोहों में दोनों से कभी कभी, क्योंकि अहोम विद्रोह का मुख्य केंद्र भी पटना रहा था, तो उससे वो एक जन विद्रोह था, तो उसके बारे में भी जो है पूछ लिया जाता है, पर मुख्यतः जो है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं आधुनिक वाले में ही बात करूँ, क्योंकि हमने आर्ट एंड कल्चर के सारे मुख्य सेगमेंट पे बात कर ली है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो वो है ही 1885 से 1947, इसके मध्य जो भी घटनाएं हुई हैं महत्वपूर्ण है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब इस्टेब्लिश किया गया, वहां से लेके जो है भारत की स्वतंत्रता तक के प्रश्नों के बीच, लेकिन इन सभी घटनाओं को आपको बिहार के संदर्भ में बताना है। आपसे पूछा जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, तो बिहार में क्या योगदान रहा, किन लोगों ने योगदान दिया, बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा था, क्या परिणाम रही थी, विवेचना करिए, कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनमें से आपको जो मुख्यतः फोकस करना है, उनमें से याद रखिएगा जिन पर आपका मुख्य फोकस होगा, उनमें से अगर मैं बात करूं तो असहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला था, उससे पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट जो चला था, इससे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सभी जो है इनसे हमें किसके, सब बिहार के संदर्भ में हमें बताना है कि कहां पर जो है क्या हुआ। इन सब से जो है ज्यादातर आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ
राष्ट्रीय नेताओं की अगर बात करें जिनका भारत की स्वतंत्रता में बहुत योगदान रहा, उनमें से कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में बिहार में आपको पढ़ना होता है। तो अगर मैं बात करूं इनमें से, तो इनमें से महात्मा गांधी, इन्हें हम नेक्स्ट, गांधी जी के बारे में पढ़ना है आपको, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्योंकि जयप्रकाश नारायण का अगर हम बात करें तो समाजवादी आंदोलन या फिर जब वो हजारीबाग जेल से निकल के और आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं तो जेपी जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इनका बहुत योगदान रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मनोहर लोहिया। खैर इनका संबंध वैसे बिहार से नहीं है क्योंकि ये मूल रूप से बिहार के निवासी नहीं थे, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, लेकिन बिहार के जो ऐतिहासिक आंदोलन हुए थे इनमें उनका बहुत योगदान रहा। जयप्रकाश नारायण के साथ जो आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था नेपाल के तराई क्षेत्रों में, उससे भी संबंधित रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और भी जो है बिहार के कई आंदोलनों से जुड़े रहे थे। तो ये सभी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं इनके बारे में जो है हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ जब हमने बात की थी किसकी, कृषक आंदोलन, तो कृषक आंदोलन के तहत एक जो घटना, क्योंकि जानते हैं आप भारत में गांधी जी द्वारा किया गया पहला जो सफल सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह। भारतीय इतिहास में कौन नहीं जानता इस घटना को। तो ये घटना भी कहाँ से संबंधित है, बिहार के चंपारण से ही संबंधित है। तो एक ये जो है अक्सर पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 की जो घटना है जिसे कि हम भारत का प्रथम गांधी जी द्वारा किया गया सफल सत्याग्रह मानते हैं। तो यहाँ से जो है प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। यहाँ से प्री में भी आपको लगभग देखने को प्रश्न मिल जाएगा 1-2 वर्षों में, और ठीक वैसे ही मेंस में भी जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी कुछ मुख्य टॉपिक हैं जिन पर जो है हमें चर्चा करनी है। बाकी जब हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे तो वहाँ हमें और भी आइडिया चल जाएगा कि और किन किन टॉपिकों से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मुख्यतः जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट थे उनमें से ये 3 पर जो है फोकस बिहार का ज़्यादा रहता है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव सिविल डिसओबीडियंट जो मूवमेंट था और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन पर जो है फोकस। और इसके अतिरिक्त बिहार में जो कुछ भी महत्वपूर्ण इतिहास में घटनाएं हुई उन सब पर जो है हमें फोकस्ड होकर अपना आंसर जो है लिखना होता है। तो जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी तो वहाँ पहले हम एक दिन क्या करेंगे, कुछ वर्षों के लगभग 4 से 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। मेरी तैयारी करवाने के तरीके में एक होता है कि सबसे पहले मेरा मानना है कि हमें प्रीवियस को देख लेना चाहिए, उससे हमें आइडिया चल जाएगा। चाहे मैं प्री की प्रिपरेशन करवाऊं या मेंस की, सबसे पहले मैं प्रीवियस पर फोकस्ड होकर ही पढ़ाती हूं। तो हम कम से कम 4 से 5 सालों के प्रश्न पत्र को पहले देख लेंगे। उन प्रश्न पत्रों को देखने के बाद फिर हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे कि जस्ट एग्जांपल मैंने 1857 का रिवॉल्ट बनाया। अब 1857 के रिवॉल्ट से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये हमें खुद में सोचना होगा, और प्रीवियस में भी देखना होगा कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं किन किन बारे में। एक तो प्रश्न मान लीजिए बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। एक बन सकता है कि इस विद्रोह ने ही कैसे भारत में स्वतंत्रता की बीज बोई, इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण है, इस विद्रोह से क्या प्रभाव पड़ा भारत की जो है स्वतंत्रता पर, इस आंदोलन से जो है जो सैनिक आंदोलन हुआ, बाकी जो आंदोलन हुए जैसे उस समय के ही यानी कि जो समकालीन आंदोलन चल रहे थे, जो कृषक आंदोलन थे, जनजातीय आंदोलन, क्या ये सभी उससे जुड़े हुए थे या नहीं थे। एक टॉपिक से हम लगभग 4 से 5 जो है डायमेंशन को कवर कर लें तो अगर प्रश्न कहीं से भी अब उस टॉपिक से पूछा जाएगा हम आसानी से जो है अपना जवाब लिख सकते हैं। तो मैं
पढ़ाते वक्त क्या करूंगी, किसी एक टॉपिक को लूंगी, उस टॉपिक में मेरी कोशिश रहेगी कि उससे 4-5 पॉइंट पहले निकाल लें कि किस किस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। हमेशा 2 बातें याद रखिए, क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। एक सीरियस जो एस्पायरेंट है वो पढ़ाई करते वक्त हमेशा एक बात ध्यान रखता है कि अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है। और यही जो है एक सीरियस एस्पायरेंट की जो है वो पहचान भी होती है कि उसे पता होता है कि हाँ ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, तो हम उस पर कर लेंगे। फिर उसमें हम देख लेंगे कि किस तरह जो हम आंसर यानी कि जो आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे किस तरीके का हो। अब ये तो है नहीं कि मान लो कि मैं जो है इतिहास के 50 प्रश्न आपको करवा रही हूं तो 50 में लिखवाऊंगी तो नहीं, मैं क्या सिखाऊंगी आपको आंसर फॉर्मेटिंग करना। आपको करना क्या है, आपको आंसर लिखना सीखना है। मेरा काम है आपको फॉर्मेटिंग सिखाना, आपको ये बताना कि हमें आंसर को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, क्या क्या जो है हमें आंसर में करना चाहिए, किस तरह के बॉक्स प्रयोग करने चाहिए, कैसे जो है पैराग्राफ बनाना चाहिए, कैसे जो है मैप का प्रयोग करना चाहिए। बाकी लिखना आपका काम है। तो आज हमने समझ लिया कि हिस्ट्री में कहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, पहले प्रीवियस को एक दिन देख लेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक उठाकर उस पर जो है हमारी चर्चा होगी। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।